अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सबसे पहले आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है महाभारत का। लाल किले की प्राचीर से आज कुछ ऐसा हुआ जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट के भाषण में, लंबे भाषण में हर एक पहलू पर बात की। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। एक गूंज तो वॉशिंगटन की सड़कों पर भी सुनाई दे रही थी जब पीएम मोदी ने यह कहा कि कुछ लोग दूसरों की लकीर को छोटा करना चाहते हैं। साथ ही पीएम ने देश में बैठे घुसपैठिए को भी जमकर लताड़ा। विपक्ष भले ही मोदी के भाषण को जुमला बताने में लगा है, लेकिन दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने सिंदूर से लेकर सुदर्शन चक्र तक की बात करके विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया है। लाल किले में 12वीं बार झंडा फहरा रहे पीएम मोदी ने पहली बार इन 12 सालों में लाल किले की प्राचीर से संघ का नाम लिया। न सिर्फ नाम लिया बल्कि संघ को सबसे बड़ा एनजीओ भी बताया, यानी कि गैर सरकारी संगठन। इसे लेकर भी विपक्षी खेमा मोदी पर जमकर हमलावर दिखा और सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर मोदी के भाषण को चुनावी भाषण कहा जाए या देश के नाम संबोधन। तो चलिए अब मैं पहले ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि कैसे जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो दुनिया सुन रही थी। वो मुख्य बातें आप भी सुन लीजिए। देखिए, पीएम मोदी ने बोला और दुनिया ने सुना। लाल किले पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। 12वीं बार पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट के भाषण पर, एक लंबे भाषण में कई मुद्दों का जिक्र किया। बोले पीएम मोदी, किसी पीएम का अब तक का ये सबसे लंबा भाषण है। भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की और पीएम ने कहा कि दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। पाकिस्तान में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल से अब हम डरने वाले नहीं हैं, उसको नहीं सहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इशारों ही इशारों में जवाब भी दिया है। छोटी लकीर बड़ी लकीर के जरिए पढ़ाया पाठ। वो अपनी ताकत दूसरे की लकीर छोटी करने में लगा रहे। पूरी ऊर्जा के साथ हम लकीर को लंबा करेंगे। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में आएगा। परमाणु शक्ति को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम लगातार जारी है। तो इन महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र हुआ, इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। लाल किले की प्राचीर, नए भारत की तस्वीर। सिंदूर से सुदर्शन चक्र, हिंदुस्तान की जय। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सुने कान खोलकर, भारत मारेगा घुसकर। जब आज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। ट्रंप की छोटी लकीर खींचेंगे बड़ी लकीर। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना। लाल किले से हुंकार, घुसपैठियों का संहार। अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न आजादी का त्योहार मनाया जा रहा है। लाल किले से लेकर गांव-गांव तक हर तरफ तिरंगे का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की और आतंक परस्त पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके
आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। एक तरफ मोदी ने आतंकी और उसके आकाओं को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ बिना नाम लिए ट्रंप की टैरिफ गिरी की भी हेकड़ी निकाल दी। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। मोदी की हुंकार जहां इस्लामाबाद में गूंज रही होगी, तो वहीं वॉशिंगटन तक भी मोदी का संदेश पहुंच गया होगा। करीब 104 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने देश की लगातार बदल रही डेमोग्राफी को लेकर भारतवासियों को आगाह किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत की बदलती डेमोग्राफी कितनी घातक है। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने देश की बदल रही डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई, वो वाकई डराने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पहली बार खुलकर आरएसएस का नाम लाल किले के प्राचीर से लिया। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में संघ का नाम क्या लिया, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संघी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। ट्रम्प तो हर बार नाम लेता है, कम से कम ट्रम्प का नाम नहीं ले रहे तो अमेरिका का ही नाम ले लेना चाहिए था। कम से कम मोदी जी इतनी तो हिम्मत करते कि 25% से टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने वाले देश का नाम ही ले लेते। तो मोदी जी अमेरिका और चीन से इतना डरते क्यों? ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या देश में बदलती डेमोग्राफी बड़ा खतरा है? सवाल ये भी कि मोदी ने संघ की तारीफ की तो विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है? क्या ट्रंप की दादागिरी पर लगाम लगेगी? क्या अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बता देती हूँ हमारे साथ पैनल में कौन कौन है। शहजाद पूनेवाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं और आज 1 वर्सेस ऑल होने वाला है। दूसरा जो खेमा होगा उसमें वरुण पुरोहित है, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, और अनिल झा है आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, और तौसीफ खान टीएमसी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शहजाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया तो उसमें जिक्र किया आरएसएस का, और बताया कि 100 वर्षों पूर्व एक संगठन का जन्म होता है जिसने व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का काम किया और 100 वर्षों तक खुद को खपाने का काम किया। ये एक ऐसा संगठन है जो कि गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसको विपक्ष कहता है। मनोज झा आरजेडी के सांसद कहते हैं कि देश को 12वीं बार फिर से निराश किया, लाल किले से ये चुनावी भाषण दिया गया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के जवान के रूप में काम किया। देश के अंदर तो सबसे बड़ा खतरा ही ये संघ परिवार है, और अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। यानी कि पूरा विपक्षी खेमा जिन्होंने जमकर घेरा और कहा कि आरएसएस की तारीफ का मंच नहीं था वो। देखिए, एक एक कर जवाब देता हूँ। जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और बाकी जो पैनलिस्ट है उनको अगर आज शुभकामनाएं देनी है तो आज, वरना कल तो उन्होंने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। ये इसलिए कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है यहाँ पे आग बबूला उससे पहले कि आज आपने तस्वीर देखी कि सुबह से कवरेज आपका देख रहा था मैं, जी। नेता प्रतिपक्ष आए नहीं। लाल किले पर कोई आरएसएस का, मोदी जी का घर का प्रोग्राम, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं चल रहे थे। वैसे मेरी माँ का जन्मदिन है, पर वहाँ पे मेरी माँ का जन्मदिन और कोई जैसे प्राइवेट प्रोग्राम नहीं चल रहा था। देश का जो राष्ट्रीय पर्व का एक कार्यक्रम होता है नेशनल लेवल पे, वो रेड फोर्ट पे होता है। इमरजेंसी के कालखंड में भी हमने कभी भी भारत का बहिष्कार नहीं किया। आज भारत का बहिष्कार किया है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। इसलिए हम कहते हैं एलओपी का मतलब लवर ऑफ पाकिस्तान, और हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के विषय में जो उन्होंने बयान दिया। दूसरी बात, आरएसएस पे आते हैं। आरएसएस को सर्टिफिकेट ओवैसी दे रहा है। ओवैसी जिनका रजाकारों के साथ कनेक्शन है, जो हैदराबाद पाकिस्तान को ले देना चाहते थे। दूसरे मनोज झा जिनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल बयान है कि सिमी निर्दोषों का झुंड है, और ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक के साथ बिहार के चुनाव में कैंपेनिंग किया इन लोगों ने। ये उनकी स्थिति है। और कल उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत। ये मनोज झा। ठीक है। तीसरे अखिलेश जी पे लास्ट समाप्त करता हूँ। अखिलेश जी ने बोला कि कुछ संगठन तैयार किए थे अंग्रेजों ने। अखिलेश जी, कांग्रेस की ऐसी पोल मत खोला करें, आपके मित्र है वो। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन से देश से था? एनी बेसेंट कौन से देश से थी? और विलियम वेडनबर्न 1919 तक, आपको पता है कांग्रेस के कई अध्यक्ष जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके के सेक्रेटरी हुआ करते थे। दूसरी बात, जो पहली बार शपथ ली नेहरू जी ने, वो कब ली? अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। 47 में नहीं ली, 46 में ली। आपको पता है ये बात? 46 में पहली बार शपथ ली, तो उन्होंने अंग्रेज के जो शासन है उनको उनके तहत शपथ ली है। तो इसीलिए अंग्रेज का पिट्ठू कौन है? हम तो आरएसएस वाले, आपको याद होगा चिमुरष्टी सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह, या हेडगेवार जी को तो स्वागत किया था मोतीलाल नेहरू ने जब वो सेडिशन के केस से बाहर आए, या आखिरी बात बोलता हूँ, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने तो गोलियां खाई लाल किले की प्राचीर से। लेकिन शहजाद से चुनावी भाषण कहा जा रहा है कि 12 साल में आकर क्यों आरएसएस की याद आती है और इतना जिक्र किया जाता है, इतनी तारीफ, इतने कसीदे। 100 वर्ष आरएसएस के कब हो रहे हैं? इस वर्ष। तो जब 100 वर्ष की उपलब्धि है एक ऐसे संगठन की जो 100 वर्ष से चरित्र निर्माण में शामिल रहा है, तो उसके बारे में उल्लेख नहीं किया जाएगा। नेहरू जी का भी उल्लेख हुआ, पर एक वाक्य, एक लास्ट वाक्य, इनकी शिकायत ये होती है कि आरएसएस संविधान और तिरंगा विरोधी है। अगर नेक्स्ट लाइन में यही बोलेंगे। एक उदाहरण आज का देता हूं। आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाकर भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया और तिरंगा भी वहां पे लागू किया। इससे पहले नहीं होता था, और इसका विरोध कांग्रेस करती है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी सामने आई। वरुण पुरोहित जी, सबसे पहले बड़ा सवाल यही कि देखिए, ये तो आज जो कार्यक्रम था लाल किले में, वो तो देश का कार्यक्रम था ना। वहां पर एलओपी नहीं पहुंचते हैं, वहां पर अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी नहीं दिखे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिखे। आखिर वजह क्या रही इसके पीछे? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय पर्व आजादी की शुभकामनाएं। जी, आपको और भी। आज में आपने शुरुआत में कहा कि एक के अगेंस्ट में सारे अगेंस्ट नहीं है। हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो हम एक दूसरे की बातों का, विचारों का सम्मान करते हैं। हम किसी को कोसते नहीं हैं, पूर्वजों को कोसते नहीं, हमारी आदत में नहीं। आज जो सबसे पहले भाषण की बात हुई,
जो लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने रिकॉर्ड टाइम लेकर के भाषण दिया, देखिए कुछ नया नहीं था, वही कपोल कल्पित आत्ममुग्धता नॉन बायोलॉजिकल बातें और विपक्ष को कोसना, पूर्वजों को कोसना। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। जो विपक्ष को कोसा कहाँ है? ये बताया ना कि गरीबी सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे, गरीबी हटाओ सिर्फ नारों को सुनते थे। आप बता नहीं रहे वरुण पुरोहित जी। आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे, कहाँ बिजी थे? क्या स्वाद दी? अरे राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? निजी कार्यक्रम नहीं था ना, देश का कार्यक्रम था, जनता जानना चाहती है। आज तो बोलने दो। हाँ अब आप बोलने नहीं दे रहे आजादी। मैं कह रहा हूँ आज कम से कम आजादी, आज तो बोलने तो शुरुआत। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप डिटेल मत करिए। मैं कह रहा हूँ आरएसएस शब्द का प्रयोग सारे दे दूंगा ना, तो समय तो दोगे जब भी दूंगा। आरएसएस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, संघ शब्द का उपयोग करना चाहिए। ये मैं सबको कह रहा हूँ, अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ना किया जाए। आरएसएस शब्द अच्छा नहीं लगता, संघ का प्रयोग है। दूसरी बात, संघ का अगर रेफरेंस दिया है मोदी जी ने तो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। बात यह है कि आज 12 साल से जो व्यक्ति 11 साल से संघ के मुख्यालय नहीं गए, फिर उसके बाद जा रहे हैं, अब इनको जगह जगह भय होने लगा, इसलिए संघ का उन्होंने उल्लेख किया है। अब जीएसटी की बात मैं सारी करूंगा, आप मेरे को बोलने दोगे। जीएसटी की बात अब याद आ रही है 11 साल बाद, जब आम आदमी का मिडिल क्लास का पूरा जीएसटी पर आऊंगी। अब वोट वरुण पुरोहित जी, मैं जीएसटी पर आऊंगी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स आप बोलते थे। अरे सारे बोल देते। अरे आप पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी कहाँ बिजी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ बिजी थे, पहले इसका पॉइंट जवाब दीजिए। मोदी की 20 बड़ी बातें, 15 बड़ी बातें, वो हम कर लेंगे उस पर। कभी ख्याल कर लेता हूँ। नहीं, आप मुझे पहले जवाब दीजिए, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। नहीं, बड़ी छोटी बातें तो वहीं क्या बातें ही बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं आपको, आपने कहा राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों नहीं आए। हाँ। आज हमारे खुद के कार्यालय में झंडारोहण था। अच्छा। वो किया, बारिश का मौसम था, कोई ये कोई कारण नहीं कि वो क्यों नहीं आए। कंपल्सन है कि आना ही चाहिए, ये कंपल्सन नहीं था, इसलिए चर्चा का विषय नहीं है। मैंने जो चर्चा के विषय की बात है वो चर्चा का विषय नहीं, भारत से जुड़े शहजाद कह रहे हैं चर्चा का विषय बातें होनी चाहिए, और आप सवाल कर रहे हैं निजी कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से। शहजाद तो कुछ भी कह देंगे। अब शहजाद ने तो कहा कांग्रेस, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से तो ये खुद आए, और आदि मोदी सरकार ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसदों को लेके बनाई हुई है। तो ये कोई कोसने की बात है क्या? मैं कोसने की बात ही नहीं कर रहा। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, अजम्पशन डे भी है। नहीं, आपने वरुण पुरोहित जी बात आपने कही कि चर्चा का विषय नहीं है। देश में सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है, हर कोई दूरबीन लेके ढूंढ रहा था कि राहुल गांधी कहाँ बैठे, मैंने आपको कहा सबके विचारों का सम्मान, कतार में बैठे हो। चलिए ठीक है। वरुण जी ने एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज बोली। आज के दिन सबके विचारों का सम्मान है। शहजाद बोले भाई राहुल गांधी की क्रिटिसिज्म करें तो कर सकते हैं। आज आजादी आप किसी को आजादी तो दोगे, आज बोलने की नहीं दोगे। सारा शहजाद को दे दोगे टाइम तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। मैं क्या करूँ? आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आपके तो टीवी में भी रिपब्लिक लिखा हुआ है। रिपब्लिक में ये होता है कि आम आदमी की बात सुनी जाए, तो मैं आपसे फिर अनुग्रह करता हूं। तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब आपने बात ही ऐसे कह दी, आप कह रहे चर्चा का विषय नहीं है, वो निजी कार्यक्रम में व्यस्त है। ये तो बहुत ही बेकार बात कर रहे हैं ना आप। ऐसा है, हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। वरुण पुरोहित जी बोलिए। आपको जो आप बताओ क्या बोलूं? वरुण जी आप बता दो क्या बोलना चाहिए। वरुण जी भले आदमी हैं, वो जानते हैं, वो जानते बोलने दोगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं बोलने दोगे। शहजाद बोलने नहीं देंगे, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। आजादी के दिन ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब आपने, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो आपने बता दिया। आप कह रहे हैं राहुल जी अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे। हाँ, एनीवे मैं 10 सेकंड में बात 10 सेकंड में ठीक है। मैं वरुण पुरोहित आपके पास दोबारा आती हूँ। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड, हर चीज बेकार है। मात्र 10 सेकंड। वरुण जी देखिए भले आदमी है, उन्होंने कहा कि पार्टी के दफ्तर में हमारा कार्यक्रम था। या पार्टी का या परिवार का कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से बड़ा है। वरुण जी जानते कि 7:30 बजे मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, 7 बजे तक सबको बैठना था। अब 7 बजे तो तब उठेंगे जब आप सोएंगे ठीक टाइम पे से, वो सब तो हो सकता है कि वो डिस्टर्बेंस हुआ हो। पर अभी उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी पे नहीं बोला। अरे 11 साल से जीएसटी लागू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप रिसर्च करके नहीं आए। लागू नहीं है। अब 2017 में जाता है, कभी-कभी हो जाता है। नहीं, कब से? चलिए कब से लागू है भाई? 2017 में हुई थी। खून चूसने की बात कर रहा हूँ आम आदमी की। नहीं, ये आप यहाँ पर थोड़ा अच्छी रिसर्च करके आई। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु एक्ट से बना है, मुझे डॉक्टर जयंत जिज्ञासु में आऊंगी। आरजेडी के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, मुझे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी आरजेडी को? देखिए, आज के दिन तो हम सब देशवासियों को आजादी मुबारक हो, और हमारे पुरखों ने एक शानदार मुल्क हम लोगों को दिया है, इसलिए हम उन सब को नमन करना चाहते हैं। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो दीवाने किस्म के युवजन थे, उनमें यूसुफ मेहर अली साहब ने यह नारा दिया भारत छोड़ो, और ये बापू को बहुत पसंद आया। 42 के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने शिरकत की, बहुत सारे लोग तो जेल में थे,
उसमें डॉक्टर लोहिया से लेकर अच्युत पटवर्धन, इन सारे लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। मैं जानना चाहता हूं कि 3259 दिन यानी अपने जीवन के 9 साल जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में बिताए नेहरू, उनके बारे में अगर हम छोटी और ओछी बातें करेंगे तो हम गांधी का जो सपना था कि आजाद होने के बाद आखिरी इंसान जो है समाज का, उसको क्या मिलेगा, उसकी मानवीय गरिमा सुनिश्चित हो सकेगी या नहीं, इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में हम चाहते थे कि वो जो पिछले अपने वायदे कर रहे थे उस पर कोई बात कहेंगे, वचनबद्धता और प्रतिबद्धता से बंधे। अरे उन्होंने युवाओं को लेकर बात कर दिया, युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, अब दिवाली पर डबल तोहफा मिलने जा रहा है। मैं तो देश के किसानों को लेकर बात कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बेहतर होगा भारत, उसको लेकर बात कर दी है, तो कहां पर निराशा आपको हाथ लगी? जी 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 मैं यही कह रहा हूं कि लगातार वो लक्ष्य की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। कभी 2022 बोलते थे, अब 2047 तक आप इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादा और दुनिया भर में जो हम भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं वो हमारे आचरण से भी झलकना चाहिए। हमारे घर के अंदर भी बंधुत्व रहे और उसके जरिए हम विश्व बंधुत्व की तरफ कदम बढ़ा सके, हमारी वाणी भी गूंजे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी खामोशी भी सुनाई पड़े। किसी को यह हक नहीं है कि हमारी संप्रभुता को किसी रूप में कोई चुनौती दे सके या संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है, ऐसा आरजेडी का मानना है शहजाद। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताना चाहिए कि जो अमेरिका, जिसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है हमारे देश के आंतरिक मामलों में या हमारे विदेश नीति को कुप्रभावित करने में, अभी तक एक शब्द नहीं बोलते हैं वो। आज अगर लाल किले के मंच से बोला तो उन्होंने है, यह बात ट्रम्प कही टैरिफ होती नीति पर तो बोला तो है, देशवासियों को- बताया कि भारत के किसान, मछुआरे, पशुपालक इंपॉर्टेंट है, वो किसी के दबाव में नहीं काम करेंगे। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को जो है हम राशन दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। तो आज हमारा देश सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर नहीं कर रहा है, बल्कि प्रियंका जी मुझे कहने की अनुमति दें कि मीडिया रेखा से भी नीचे बहुत सारे लोग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानकारी होती है। ये सुसूचित करना उनका सचेतीकरण, शहजाद काउंटर करना चाह रही करना, ठीक है असहमति का असहमति, अरे मैंने आपको बहुत समय दे दिया, सुन तो लीजिए। सहमति का विवेक कैसे निखरे, यह भी तो काम है। आप कह रहे हैं कि विदेश नीति पर कुछ नहीं बोले, डोनाल्ड ट्रम्प पर कुछ नहीं बोले, मुझे लगता है कि आपको दोबारा सुनना चाहिए। बोलिए तरीके से जवाब देता हूं, सारे बिंदु नोट कर लिया। अब आज के दिन हो गया, अरे हो गया जिज्ञासु जी, अब मुझे बाकियों के पास भी जाना, सुन भी लीजिए। अब आपने जिज्ञासा जो इतनी जगा दी है उसके जवाब ले लीजिए। हाँ, बिंदुवार तरीके से। पॉइंट नंबर 1, नेहरू जी को छोटा ओछा, हमने तो नेहरू जी को सम्मान दिया लाल किले की प्राचीर से, पर उनके वंशज जो है आज राष्ट्रीय कार्यक्रम में पधारे नहीं। और दूसरी बात, आंबेडकर जी को पैरों तले और भगत सिंह से लालू जी की तुलना, ये कौन कर रहा है भाई? ये उनका सम्मान हो रहा था क्या? अरे भाई जिज्ञासु जी, आपको थोड़ा जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा के ऊपर काबू रखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलती डिबेट। जिज्ञासु जी, ये कोई जंगल राज नहीं है, ये डिबेट राज है और प्रियंका जी को डिबेट चलानी दीजिए भाई। हर वाक्य में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। 4 वर्ष जिज्ञासु मैंने आपको पूरे अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। आपने इतना लंबा यहाँ पे एक मुशायरा किया, अब बाकी सुनेंगे ना, केवल आपका मुशायरा चलेगा क्या? सुनिए अब जिज्ञासु जी, कान खोल के सुनिए, एक एक करके सुनिए, इतना टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। दूसरी बात, अब ये संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बड़ा बंधुत्व निभा रहे हैं आप लोग कि देखिए ना, सिंदूर ऑपरेशन को तमाशा कहना, सिंदूर ऑपरेशन के विषय में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की गई, कहा गया कि ये जो सिंदूर है ये फेलियर और छुटपुट है। आप तो आर्मी की नहीं मानते, मोदी जी की और डीजीएम ओकेएमए को कहाँ मानेंगे? और ये जो 50% टैरिफ लगा है ना प्रियंका जी, ये 100% प्रूफ है कि भाई वो जो आदमी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है, वो हमारा सिंदूर रोक देगा। और जब महादेव में मारे जाते पहलगाम के आतंकी, तो ये बोलते महादेव सांप्रदायिक है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, संविधान का सम्मान है। और मैंने शुरुआती टिप्पणी की थी कि संविधान को लागू 370 हटाकर हमने किया, आपका क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना। और आखिरी टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ, देखिए ट्रंप के विषय में 10 सेकंड से ये कहना चाहता हूं कि भाई ये वो देश नहीं है कि जब 94 में कॉल आता था न्यूक्लियर टेस्ट रोक लेते थे। आज तो ट्रंप ने फोन कर करके थक गया, पर वो तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है हमें। ट्रंप के कहने, अमेरिका के कहने पर न्यूक्लियर टेस्ट रुके इस देश में, बताइए किस गवर्नमेंट में?
क्योंकि 26/11 के बाद देखिए क्या एक्शन भारत लिया का रुख एकदम क्लियर है। भारत प्रियंका किसी जी। दबाव में काम नहीं करता। नहीं जयंत जिज्ञासु जी, मेरे को बाकियों के पास भी जाना है, अनिल झा के पास मैं जाऊंगी, आप वेट करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। अनिल झा जी, युवाओं को लेकर हर बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। 1 लाख करोड़ की जो योजना है उसका ऐलान कर दिया है। अब जितने भी नए युवा जो रोजगार पाएंगे उनको 15,000 भी मिलेंगे, और जो रोजगार देंगे उनको भी मदद मिलेगी। तो इसकी तो एकदम सराहना करनी चाहिए ना। देखिए, पिछले 78 वर्षों पे देश ने तरक्की की है, लगातार प्रगति की है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को तरक्की और प्रगति करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के मामले में बात कही या सुरक्षा के मामले में जो बात कही, वो जो पहले जो वादे किए थे, मुझे लगता है नाम बड़े और काम छोटे हो गए। आज भी जनता आजादी के बाद अपनी असली सुविधाओं का इंतजार कर रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस के विषय में चर्चा करी। ये कोइंसिडेंट है कि शहजाद पुनेवाला जी कभी भाजपा में नहीं रहे, ना आरएसएस में रहे, और मैं आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं। परेशान होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आ गया, क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का मुझे लगता था वो बेहतर है, अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आज मैं देख रहा हूं जब आरएसएस के संघ प्रमुख ने संकेत दे दिया कि 75 वर्ष के बाद सबको हट जाना चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारी पे लाना चाहिए। बयान कड़े हैं, नतीजे भी कड़े होने चाहिए। सिर्फ शब्दों की सीमा से सुरक्षा नहीं मिलती है। और जिस सिंदूर की हम लोग चर्चा बार बार कर रहे हैं, सिंदूर का सम्मान तो मेरी माता ने भी किया, मेरे परिवार में मेरी बहनों ने किया, सभी लोगों ने सिंदूर का सम्मान किया। हम भी देश की सुरक्षा का सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के चर्चा किया था, तो मुझे लगता था कि बलूचिस्तान के लोग तो आजादी लेने के लिए बैठे हुए हैं, बस अरे अनिल झा जी, ऑपरेशन सिंदूर पर तो सबको एकजुट होना चाहिए ना। आजादी की बात भी जिन आतंकियों ने जिन आतंकियों ने सिंदूर को मिटाया, मेरे घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंदूर को किसी ने नहीं मिटाया। अरे सिंदूर को सिंदूर का अर्थ है सब सिंदूर का सम्मान करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कभी सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक उनको सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? सीतारमण क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वही आप कह रहा हूँ। अरे आप बेतुकी बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सोच समझ की बात कर रहे हैं, आप बोल कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिंदूर नहीं लगाती। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, सिंदूर का सम्मान मेरी माँ बहनें सब करती हैं। एक सेकंड, मेरी माँ बहनें सब करती हैं। ये आप लोग करते हैं क्या सम्मान? एक सेकंड, आप लोग सम्मान कर रहे हैं क्या? मैं इसका जवाब देना नहीं, ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का विषय नहीं है। सिंदूर का सम्मान मेरे सब राजनीति का विषय नहीं है, उस पर एकजुट होना चाहिए, जिसका डंका पूरी दुनिया में बच चुका है। बोलिए शहजाद जी। देश तरक्की कर रहा है। पहले तो अनिल झा जी हमारे साथ थे जब अरविंद केजरीवाल ने सुन लीजिए अनिल झा जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। अनिल जी, आप देखिए भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग, भाजपा और आरएसएस की ट्रेनिंग आज आप पर होगी, तो आप सम्मान से सुनेंगे मेरी बात। मैंने आपकी बात सुनी। जब ये भाजपा में थे तब केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में छपे थे, तो यही कैंपेन करते थे कि केजरीवाल से बड़ा देशद्रोही नहीं। जब केजरीवाल ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल उठाए और मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाए, यही अनिल झा जी कैंपेन करते थे। और मिस्टर अनिल झा जी, सिंदूर श्रृंगार का विषय तो है महिलाओं का, पर यह शक्ति का विषय जब दुर्गा के हाथ में और जब हनुमान जी के शरीर पे आता है तो भक्ति का और शक्ति का परिचय देता है। इसलिए इसको अपनी पुरुषवादी सोच से मत जोड़िए। सिंदूर बहुत बड़ा है, सिंदूर श्रृंगार नहीं, सिंदूर शक्ति का भी परिचय देता है। कोई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सिंदूर डाले ना डाले वो उनका विषय है, आपको इस पे नहीं बोलना चाहिए। पर स्वाति मालीवाल के साथ जो किया आपकी पार्टी ने, अब उसकी संगत में लग रहा है। ठीक है, तौसीफ खान, मैं आपके पास आऊंगी। तौसीफ खान, विरोधी टिप्पणी, वो महिलाओं को तय करेंगे क्या कि महिला मंगलसूत्र डालेगी कि नहीं डालेगी? आप कौन होते हैं? आप अनिल झा जी, देखो आपको ना इस तरह के बयान के लिए अनिल झा, मैं आपको मौका दे रही हूँ, माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। अरे नहीं, अरे जो सिंदूर का सम्मान हम करते हैं, मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर लगाती रही, मंगलसूत्र पहनेगा। अरे मेरी माँ बहन हमेशा सिंदूर का सम्मान करी है। जो सिंदूर लगाते ही नहीं वो लोग सिंदूर की बात करते हैं। अरे जिन आतंकियों ने, देख रहा हूँ, जिन आतंकियों ने तौसीफ की माँ से पूछिए, तौसीफ नहीं करते क्या? तौसीफ की माँ या बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, वो नहीं डालती सिंदूर, तो नहीं करते सम्मान? ये क्या बकवास कर रहे हैं भाई? ममता बनर्जी को मैंने नहीं देखा, मेरे उसमें जाना भी नहीं मुझे, पर क्या तरीका है ये बोलने का एक महिला के विषय में? अरे भारतीय सनातन गजब है यार ये। हिंदू धर्म में
सभी लोग तो अरे यार धर्म को जो मानती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। अरे जाजी देखिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप माफी मांगिए। क्या करूं? आप माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं किसी, देखिए मैं तो देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म को मानने आप माफी वाले मांगिए। मुख्यमंत्री और सिंदूर का महत्व आप समझते हैं? अगर सिंदूर लगाते हैं तो ठीक है। नहीं, तौसीफ खान मैं आपके पास आऊंगी। मेरी पत्नी मेरे लिए सिंदूर लगाती है। अरे मेरी माँ मेरे पिता के लिए लगाती नहीं। के बयान देंगे तो आप ही के खिलाफ महिलाएं आ जाएंगी और प्रदर्शन करेंगी। इस तरह के बयान में सोच समझकर बोलिए। अब आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तौसीफ खान, अरे आप मुझे मत। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो महत्वपूर्ण बात कही वो घुसपैठियों को लेकर भी कही और कहा कि इस पर हम एक मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता का सबब है, ये चुनौती है, ये चिंता है कि हमारे देश में घुसपैठिए आ जाते हैं और उसके बाद बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इस पर कदम उठाने चाहिए, सख्ती से उठाने चाहिए। इस बयान से क्या आपत्ति है? सबसे पहला कदम प्रधानमंत्री को ये उठाना चाहिए कि पिछले 11 साल में गद्दी में बैठे हुए प्रधानमंत्री के तौर पर और उनके मित्र जो हैं वो होम मिनिस्टर के तौर पर, जिनके अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, बॉर्डर का कंट्रोल है अमित शाह के पास में, तो सबसे पहला कदम उनको ये उठाना चाहिए कि 11 साल में तुमने नाकामी दिखाई है, तुम अपने पद से इस्तीफा दो। उन्होंने तो ये नहीं किया। उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए अपने मंत्रियों से हिम्मत करके कि 11 साल से बीजेपी का शासन है, प्रधानमंत्री के चौकीदार बने हुए हैं और ये बॉर्डर की गेट को खोलकर और ये घूस देकर बीएसएफ के नौजवानों को चकमा देकर ये कैसे देश के अंदर घुसपैठी घुसते चले आ रहे हैं या इन्हें घुसाया जा रहा है, इसकी जो है जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात, आज वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश को संबोधित कर रहे थे, पूरे देश को। वो एक पल के लिए भी ये नहीं भूलना चाहते जब वो भाषण दे रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कैंपेन मोड में हैं। आज तो वो ये नहीं करना चाहिए था उनको। लाल किला क्या किया उन्होंने बोला हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की है, इसमें क्या गलत किया है? अगर वो बोल रहे हैं कि एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमें काम करना है, तो उसमें क्या गलत बोला है? अगर वो बोल रहे हैं कि घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसमें क्या गलत है? टीएमसी को मिर्ची क्यों लग रही है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आसाम में खुलेआम हिमंता बिस्वा शर्मा एक इतनी घटिया तरीके से बात करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, झूठ कहते हैं, झूठा आंकड़ा देते हैं और नफरत फैलाते हैं, बोलते हैं मियाँ लोग निकलो यहाँ से। इस तरीके की बातें खुलेआम हो रही है, प्रधानमंत्री उसी बात को उछालते हैं। अरे क्योंकि वो घुसपैठिए हैं। आपको अगर जो आपके हक का, जो आम जनता के चुनावी मैदान में करिए। आप जाइए आसाम में, आप बिहार में जाइए किसी और दिन, जब आप बिहार में चुनावी मैदान में नैरेटिव आपको फैलाना है, आप फैलाइए। आप लाल किले में खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन आप इस तरह की भाषण, मैं जवाब दे, शर्म नहीं आती? आपने आरएसएस का नाम उठा दिया। शहजाद वो कह रहे हैं कि 11 साल में ऐसा क्यों हुआ? इस्तीफा देना चाहिए, ये तो बड़ी नाकामी है सरकार की। मैं जवाब ठीक है, तौसीफ आपने कह लिया, अब जवाब सुन लीजिए। कंट्रोवर्शियल संगठन है, 4 दफा उसको बैन किया गया। आरएसएस को भारत सरकार ने आजादी के बाद 3 दफा बैन किया। महात्मा गांधी के, चलिए पॉइंट टू पॉइंट बोलिए ना, आप लंबा चौड़ा यहाँ पे निबंध। ठीक है, तौसीफ आपको जवाब ही चाहिए ना, आपको जवाब चाहिए कि 11 सालों में ऐसा क्यों हुआ, ये घुसपैठिए कैसे आ गए, और अगर आ गए तो नाकामी इस्तीफा देना चाहिए। शहजाद आपको जवाब दे। सबसे पहले तो श्री प्रकाश जायसवाल का स्टेटमेंट है 2004 का कि 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है घुसपैठिए थे और 95% घुसपैठिए आने की स्थिति कम हो चुकी है जब से हमारी सरकार आई है, क्योंकि हमने 85% इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कम कर दिया फेंस। बाकी जो बचा है वो बंगाल में बचा है, जिसके लिए जमीन नहीं देती और बीएसएफ का विरोध करती है ममता बनर्जी। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी 2004-5 में कागज फेंकती थी सोमनाथ दाब पर कि इलीगल आ रहे हैं और देश में वोट करके जा रहे हैं, वही ममता बनर्जी आज कहती है कि रोहिंग्या जो है वो आतंकी नहीं होते, जबकि हमने उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया। वही ममता बनर्जी बोलती है कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालोगे तो सिविल वॉर हो जाएगा। तो ममता बनर्जी की ममता जो है रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के साथ क्यों हो गई भाई, वो बताइए। एक समय पर ममता बनर्जी का कैंपेन हुआ करता था कि ये इलीगल वोटर्स को लेफ्ट की सरकारें बसा रही है। उनको आज कोई भी आइडेंटिटी कार्ड देना, बसाना और उनको बीएसएफ के से बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो टीएमसी कर रही है, बताइए क्यों?
बताइए तौसीफ खान। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम किताबों में पढ़ पढ़कर थक गए थे, गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर थक गए थे। हमने देखा था और सुना था कि सिर्फ हर बार लाल किले से भी कहा जाता था कि गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, लेकिन मौजूदा सरकार ने ये काम किया है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो गरीबों के द्वार तक लेकर गए हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो इसमें तो कांग्रेस को तारीफ करनी चाहिए ना कि जो सिर्फ एक नारा कांग्रेस देती रही उसको काम करके दिखाया मोदी ने। प्रियंका जी देखिए, जो भी सरकार होती है ना, मैंने आपको शुरुआत में कहा पुराने पूर्वजों को कोसना। आज मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं ना, पुरानी सरकारों के कारण ही सब तैयार हुआ, उसी के कारण दे रहे हैं। वो अपने 2014 में थोड़ी इकोनॉमी लिया है, कहीं से जाके रुपया लिया है, पैसा लिया है कहीं से। तो पुरानी सरकारों ने किया, अटल जी ने भी किया, मनमोहन सिंह जी ने भी किया, हालांकि मैं उनकी आर्थिक नीति का कभी समर्थक नहीं रहा, राजीव गांधी ने भी किया, इंदिरा जी, सब ने किया है। अब पूर्वजों को कोसना उन्होंने किया, मैंने किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कोई भाषण होता है कि 12-12 साल तक कि मैंने कर दिया, पीछे कुछ ने कुछ नहीं किया। वो ये कहना चाहिए कि साहब मैं पुराने लोगों ने किया, मैंने इसको और एडवांस किया है, पब्लिक कोशिश करी। अभी भी कोई गरीबी खत्म नहीं हुई, आप खुद देख सकते हो जाकर के। दूसरी बात एक जो अभी आपने कहा भाई मेरे को राहुल गरीबी खत्म नहीं है, राहुल गांधी सरकार तो आंकड़ा दे रही है, मैं भी कर सकता था भाई, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हाँ देखिए, इन्होंने बहुत काम किया। अब मेरे को तो बोलने नहीं दोगे ना, मैं क्या करूँ? राहुल प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बताओ, जवाब दो। ये सब बातें करने की नहीं होती। कौन नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? नहीं, ये बात करने की होती है। जब देश का कोई कार्यक्रम हो तो बात करने की होती है। देखिए विडंबना, अगर देशवासी हैं तो फिर सवाल पूछा जाएगा, अगर विदेशी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल से? भारतवासी नहीं पाए, जवाब दे लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आज दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप नहीं मानते कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है सरकार ने? वो खुद बोलते हैं। शहजाद देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। वाजपेयी जी की सरकार में हम लोगों ने 6 पायदान बढ़ाने का काम किया था इकोनॉमिक ग्रोथ में, और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, 11वें पायदान पर थे, 11वें पायदान पर छोड़कर गए। ये मनमोहन सिंह ने किया। डबल डिजिट इन्फ्लेशन मनमोहन सिंह ने दिया। हमारा लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। उसके बाद 11वें से आज 4थे स्थान पर हम आए, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारा हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन, हाईएस्ट एफडीआई आज हो चुका है। हमने जिस प्रकार से 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला है, जिस प्रकार से कल ही रेटिंग एसएनपी की आई है कि हमें अपग्रेड किया गया है, पर कहा जाता है कि इकोनॉमी डेड है। अब ये कह रहे हैं कि सब कामों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमने तो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान को हम स्वीकारेंगे, पर मनमोहन सिंह जी के जमाने पे तो हमने कभी इकोनॉमी को डेड नहीं बोला, पर आज इकोनॉमी डेड है। ये किस व्यक्ति ने ट्रम्पेट की तरह बोला? कौन है वो राष्ट्रीय ट्रम्पेट? वरुण पुरोहित जी मुझे बताइए, तारिक अनवर को आखिर दिक्कत क्या है? आपके कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें तिरंगा से क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड कहता है कि जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद हैं, आप सब जगह झंडा फहराइए। हमारे आज़ादी के जश्न मनाने का दिन है, तो वो इसे बेतुका बयान बताते हैं। सरकार की चापलूसी वाला बयान बताया जाता है। आखिर क्यों? तिरंगे से भारत में रहते हुए इतनी नफरत क्यों? अब ये तो प्रियंका जी आप इनसे पूछ सकते हो कि इनको नफरत क्यों थी, 40-50 साल तक क्यों नहीं तिरंगा फहराया? तो तिरंगा किसी ने बयान दिया तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, उसके खिलाफ बयान दिया, तो इन्होंने भी नहीं फहराया। बयान कैसे दे सकते हैं? कह रहे हैं जबरदस्ती दबाव बनाने वाला ये फरमान है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब 40 साल 50 साल तक तिरंगा नहीं फैलाने वाले तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, तो तारिक अनवर को ये सोचना चाहिए बयान देने से पहले कि हम तो तिरंगा पहले से ही चलाते। ये इसमें मैं इनकी जैसे नहीं करता। आपने कहा चाटुकारिता के नुस्खे की किताब लाइब्रेरी में होनी चाहिए, मेरे नहीं है, मैं इस बात में नहीं चक्कर में वो सब आप यहाँ पर बताइए। आप ये बताइए बंदिश क्यों बताया? ये बंदिश क्यों है? तिरंगा फहराना बंदिश क्यों है? फिर भारत में क्यों रह रहे हैं? नहीं तो फिर 40 साल तक जिन्होंने नहीं फहराया वो क्यों रह रहे हैं भारत में? जवाब देता हूं। क्यों रह रहे हैं? शहजाद बताइए आप। मैं जवाब देता हूं। 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड जल्दी। फ्लैग बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत 2004 तक जब तक नवीन जिंदल ने केस नहीं लड़ा, किसी प्राइवेट संगठन को फ्लैग लहराने का कोई अधिकार नहीं था। क्यों नहीं दिया ये अधिकार? उल्टा अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि तिरंगा के साथ है तो जम्मू कश्मीर में पहली बार लहरा रहा है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? आप तो 370 के साथ हैं, तिरंगे के साथ नहीं। वरुण पुरोहित, आपकी बातें नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो फालतू। मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी फालतू का अपनी बयानबाजी करते हैं। इनकी सबके जो इनके जो कर्म रहे देश को पता है। ठीक है, ट्रम्प टैरिफ और टेरर जमकर पीएम मोदी ने हर एक विषय पर बात रखी। एक लंबा भाषण आज लाल किले की प्राचीर से दिया और बताया कि देश के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, किसान के लिए क्या सोच रहे हैं और भारत की आने वाले समय में
तस्वीर कैसे होगी, विकसित भारत का पूरा रोड मैप आज दिया है, लेकिन विपक्षी खेमे के पेट में दर्द क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।